Hi guys, welcome to this particular lecture. So the agenda for today is to discuss the 2024 PYQs for major and minor economics. So only the parts which are numericals and some sort of, you know, kind of true false statements. I've picked those up and we will be discussing those questions. So this is a set of 9 questions. So let's start this one by one. Okay. All right. So the first question is from National Income Accounting. And the question is charitable donations which are made by businesses are included while measuring GDP using the income approach. So basically, you have to tell whether it's true or false. Okay. So whether it's true or false, you have to mention that. तो कोई भी चैरिटेबल डोनेशन कोई बिजनेस अगर करता है तो क्या उसको जीडीपी में ऐड करते हैं इनकम अप्रोच के बेसिस पे या नहीं। ठीक है। तो इनकम अप्रोच में हम लोग वो एंट्रीज ऐड करते हैं जो किसी ना किसी या तो गुड या फिर पेमेंट गुड या फिर सर्विसेज के पेमेंट के लिए यूज हुई है। ठीक है। सो वो जो भी पेमेंट इस चीज की तरफ की गई है जहां पे या तो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है कोई सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है उस कंपोनेंट को आप ऐड करते हो। बट कोई भी चैरिटेबल डोनेशंस एनजीओस या कोई उस तरीके की ग्रांट्स ये सब जो होती है ये सब ट्रांसफर्स का हिस्सा है और बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर एंड इट इज नॉट अ पेमेंट विच इज मेड अगेंस्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो इसको हम लोग जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली फॉल्स। इट इज नॉट इंक्लूडेड। All right. So this is first thing. Next thing, the second thing is interest which is paid by the government on national debt. नेशनल डेट जो सरकार ने कर्जा लिया हुआ है उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है वो जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं होती बट वो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम में इंक्लूडेड होती है। सो अब इसका देखो क्या मतलब है कि देखो जो इंटरेस्ट पेमेंट सरकार करती है जो भी सरकार कर्जा लेती है बिकॉज ऑफ इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑल द एक्सपेंडिचर दैट इट इज सपोज टू डू उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इंटरेस्ट पेमेंट किसी गुड या किसी सर्विस के प्रोडक्शन से लिंक्ड नहीं है। ठीक है। वो क्या है कि आपने पहले कर्जा लिया था उस चीज की बस उस चीज की कॉस्ट आप पे कर रहे हो देयर इज नो गुड एंड सर्विसेज अगेंस्ट विच देयर इज सम पेमेंट विच इज बीइंग मेड। तो इसीलिए इट डजंट मेक सेंस टू ऐड दिस टू जीडीपी। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकेंड स्टेटमेंट इज इसको प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम में इंक्लूड करते हैं। प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो अमाउंट ऑफ इनकम जो किसी पर्सन के पास अवेलेबल है दैट ही कैन स्पेंड। सो डिस्पोजेबल इनकम मतलब जिसको तुम स्पेंड कर सकते हो। सो ये जो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम वाला पार्ट होता है इसमें से आपके टैक्सेस ये सब रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स आपको सरकार को देना पड़ता है उसके बाद जितना पैसा बचा जिसको अगर आप खर्च करना चाहो तो कर सकते हो। दैट इज प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम। तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है तो कुछ कर्जा तो भाई सरकार जो है लोगों से भी लेती है। ठीक है। बॉन्ड्स के थ्रू। तो उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इंडिविजुअल्स की इनकम है राइट। बिकॉज इट इज अ इनकम ऑफ दोज इंडिविजुअल्स इट इज एडेड टू दी प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम वाला हिस्सा इट इज एडेड टू दैट। ठीक है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। All right. So this is the first part. Let's move on to the next question. Question number 2. What is it saying? Explain how the following transactions would be recorded in India's balance of payment account. Also provide the offsetting transaction in each case. दूसरे केस में offsetting मतलब दोनों ही केसेस में offsetting transaction भी बतानी है। offsetting transaction का थोड़ा सा लॉजिक समझ लो। पहले क्या होता है आपकी कोई एक मेन एक्टिविटी हुई। ठीक है। अब उसके अगेंस्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हैज टू बैलेंस वी नो दिस राइट। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने पहले पार्ट में बोला है कि देर इज एन इंडियन कंपनी विच इंपोर्ट्स मशीनरी वर्थ ₹5 crores फ्रॉम जर्मनी एंड ट्रांसफर्स 5 crores टू द जर्मन कंपनीज एक्सपोर्टर्स अकाउंट। तो बेसिकली मेन एक्टिविटी क्या हुई कि आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट किया। ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है किस अकाउंट में एक्टिविटी होगी करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इंपोर्ट
of goods and services or exports is included in the current account current account balance. करंट अकाउंट के हिस्से में क्या होगा? आपने क्या किया है? 5 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है, ठीक है? यू आर इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट, सो विल इट बी ट्रीटेड एज अ डेबिट और अ क्रेडिट? इट्स अ डेबिट, राइट? क्या आपने इंपोर्ट किया है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो क्रेडिट की तरह ट्रीट होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? डेबिट ऑफ 5 करोड़। दिस एक्टिविटी इज हैपनिंग इन करंट अकाउंट, ठीक है? चलो ठीक है, करंट अकाउंट में ये सब आपने देख लिया। अब उसके बाद we also have to consider what is the offsetting transaction। मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी कि जो आपने इंपोर्ट किया था, व्हाट विल अल्टीमेटली हैपन? क्योंकि हमारी एक इक्वल एंड ऑपोजिट एंट्री दूसरे अकाउंट में कहीं ना कहीं क्रिएट होगी ताकि ये चीज बैलेंस हो पाए, ठीक है? तो जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो देर इज सम अमाउंट ऑफ मनी that is going outside as well, some amount meaning 5 करोड़। ये 5 करोड़ जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है? दैट इज गोइंग आउटसाइड, राइट? और ये जो पेमेंट है ये किस तरफ से जा रही है? ये हम लोग इंडिया से जर्मनी में पेमेंट कर रहे हैं इन दी एक्सपोर्टर अकाउंट, राइट? तो वो जो पेमेंट ले रहे हैं, तो एक तरीके से हमारा सिचुएशन क्या है? एक तरीके से हमारा 5 करोड़ का क्या हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, ठीक है? और फॉरेन एक्सचेंज का कम होना जो है, एक तरीके से लाइक दिस इज हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट। फॉरेन एक्सचेंज का कम होना, या फिर जो एक तरीके से कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का कम होना, या फिर फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ ना कुछ एंट्री, आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो। सो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी, या तो बैंकिंग चैनल के थ्रू या रिजर्व्स के थ्रू, इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे? दिस विल बी ट्रीटेड एज अ क्रेडिट। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इज गोइंग आउटसाइड, is treated as a credit. So this part is treated as a credit. Credit of 5 CR, इसको आप चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के तरीके से ट्रीट कर सकते हो या फिर फाइनेंशियल अकाउंट में भी दिखा सकते हो। सो दिस इज योर ऑफसेटिंग एंट्री। देयर इज अ 5 करोड़ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी, ठीक है? सो एक एंट्री करंट अकाउंट में हुई, फिर एक आप फाइनेंशियल अकाउंट में कह लो या चेंज इन रिजर्व्स कह लो, राइट? तो हमारे पास एक एंट्री होती है ना कि करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व्स। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये जो आइडेंटिटी है, ये हमारी बीओपी की आइडेंटिटी है। तो इफ देर इज एनी एक्टिविटी विच इज हैपनिंग हियर, देर हैज टू बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्टिविटी इन आइदर ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स या सम ऑफ दीज टू, ठीक है? ताकि ये आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन हो सके और 0 के बराबर हो सके। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट वी हैव हियर इज देर इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई है कोई, that person is working in यूके में काम कर रहे हैं, and that person is sending 5 lakh to her family which is residing in जम्मू में फैमिली रिसाइड कर रही है। उनको 5 लाख रुपीस जो है वो उन्होंने ट्रांसफर किए हैं, ठीक है? तो एक तरीके से क्या किस किस तरीके से एंट्री होगी? तो पहले तो देखो, करंट अकाउंट में जो है 3 हिस्से होते हैं, राइट? एक तो गुड्स एंड सर्विसेज, एक यूनिलैटरल ट्रांसफर्स वाला जो कंपोनेंट है हमारा, ये उसके अंदर आएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर हो रहा है, करेक्ट? या बेसिकली ट्रांसफर्स वाला जो कंपोनेंट है, तो ट्रांसफर आ रहा है ना कंट्री में, तो इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? इट विल बी ट्रीटेड एज अ क्रेडिट अंडर द करंट अकाउंट। Under the current account component, it will be treated as a credit. So, credit of 5 lakh rupees, 5 लाख वर्थ ऑफ रुपीज आप कह सकते हो, ठीक है? अब इसका ऑफसेटिंग अकाउंट, ऑफसेटिंग जो एंट्री है वो कैसे होगा? तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जो भी एनआरआई पैसे जब भेज रहा होगा तो वो तो फॉरेन करेंसी में ही भेज रहा होगा, राइट?
तो वो फॉरेन करेंसी जब हमारे पास आएगी तो एक तरीके से या तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेन मनी हैज एंटर्ड इनटू आवर टेरिटरीज। या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो कि बैंक के डिपॉजिट उस अमाउंट से बढ़े हैं विद द फॉरेन करेंसी। ठीक है, बिफोर दे गेट ट्रांसफर्ड एंड दे गेट यूज्ड। सो इसको किसी भी तरीके से ट्रीट करा जा सकता है। कैसे? या तो इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेके, या फिर बैंक्स में जो डिपॉजिट हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इस चीज को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बढ़ना हम लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं? एज अ नेगेटिव एंट्री, एज अ डेबिट एंट्री। ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कम होना इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिट एंट्री। ठीक है, ऑल्दो इट्स स्लाइटली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप इंटरप्रिटेशन यही समझो। सो इफ फॉरेन मनी इज गोइंग आउट, इट इज एज इफ, इट इज जस्ट एज इफ इन योर थॉट प्रोसेस कि रुपीज आर कमिंग इन। सो दैट्स व्हाई इट्स ट्रीटेड एज अ क्रेडिट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बढ़ना डेबिट की तरह ट्रीट किया जाता है एंट्री टर्म्स में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, और उसका कम होना इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिट एंट्री। ठीक है, सो व्हाट इज द ऑफसेटिंग ट्रांजैक्शन दैट इज हैपनिंग हियर? इट इज ट्रीटेड एज अ डेबिट of like 5 lakh rupees worth. You can either like let's say you can treat it like a increase in foreign exchange reserves, foreign exchange reserves. ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो। तो जब भी आप कोई एंट्री करते हो उसकी ऑफसेटिंग एंट्री भी होती है ताकि चीजें बैलेंस आउट हो सके। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन ISLM, सो लेट्स सी दिस नाउ। क्या दिया हुआ है आपको? आपको बहुत सारी चीजें दे दी। ये कंजम्पशन, ठीक है, ये दे दिया। ये टैक्स रेट दे दिया है। ठीक है, T. And then this is investment, this is government spending, this is L, money demand, and this is M by P is equals to 900. ठीक है, तो okay, that's great. Define the IS curve and derive its equation. तो इसको define भी करना है और इसको derive भी करना है। तो fine, let's do that. तो देखो IS curve जो है, IS curve एक्चुअली क्या होता है? ऑल द पेयर ऑफ Y एंड I जहां पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में हो। इंटरेस्ट रेट और आउटपुट Y के अलग अलग कॉम्बिनेशंस जहां पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में हो, उस इक्वेशन को या उस कर्व को आप IS कर्व बोलते हो। ठीक है, अच्छा, तो अब गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या करते हैं? Y इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G। यू विल जस्ट डू दैट। ठीक है, क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड और ये बेसिकली एग्रीगेट डिमांड, एंड दिस इज आउटपुट। सो दीज टू शुड बी इक्वलाइज्ड फॉर द गुड्स मार्केट टू बी इन एक्विलिब्रियम। तो आप क्या करोगे? y इज इक्वल्स टू c कितना है? 0.6 इंटू t। t इज 20%, विच इज 0.20। सो 1 में से 0.20 माइनस करेंगे तो इट विल बी 0.8, एंड देन देयर इज y। ठीक है, दिस इज सी, ये सी कंपोनेंट है। प्लस आई इज हाउ मच? 1000 माइनस 8i, ये आई वाला कंपोनेंट है। ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज 2000। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव हियर, एंड दैट इज ऑल। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 0.6, एंड देन दिस, सो दिस इज 0.48y प्लस 3000 माइनस 8i, एंड देन दिस इज y में से जब आप ये माइनस कर देते हो, दैट बिकम्स 3000 minus 8i, and then it becomes 0.52y is equals to 3000 minus 8i, right? And then we can simply do y is equals to, yeah, we can do 1 upon 0.52, 3000 minus 8i.
I will just keep it like this because anyways इसको जब आप पूरा multiply करोगे that there will be a lot of decimals that will be there, but I can just keep it like this. ठीक है, this is my IS equation. ठीक है, this is my IS equation. That is first thing. ठीक है. Second thing, you have to define the LM curve and also derive its equation. LM कर्व क्या है? वो भी I और Y, इंटरेस्ट रेट और Y के अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, जहां पे क्या इक्विलिब्रियम में हो, जहां पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में हो. मनी मार्केट हैज टू बी इन द इक्विलिब्रियम. डिमांड फॉर मनी शुड बी इक्वल टू द सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है. सो LM इक्वेशन के परस्पेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो LM इक्वेशन में क्या होता है, आपकी डिमांड फॉर मनी शुड बी इक्वल टू सप्लाई. ठीक है, तो डिमांड का कॉम्पोनेंट ये है, L इज इक्वल टू 0.3y, and this is demand for money and this is supply of money, right? So क्या होगा, L is equals to M by P. This is what we'll do. L is actually 0.3y here is equals to M by P. What is M by P here? M by P is 900. ठीक है, so what does that tell me? यूजुअली मेरी मनी डिमांड में इंटरेस्ट रेट का कॉम्पोनेंट होता है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है ही नहीं. सो व्हाट इज इट टेलिंग मी कि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो रहा है, हमारी डिमांड फिक्स है, इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन वाई. सो वील जस्ट गेट अ यूनिक वाई वैल्यू, राइट? सो हमारी LM इक्वेशन क्या है? 900 divided by 3 and then this is 10 and then this is 300. So y is equals to 3000. This is your LM equation. करेक्ट. ये आपकी LM इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट का कंपोनेंट है ही नहीं इसमें. So this is your LM equation. Fine. Now that this is done, this is done. Now find the equilibrium income and the rate of interest. तो equilibrium income और rate of interest कहाँ पे होगा? So this is part number A. This is part number B. And now part number C. So equilibrium कहाँ पे आएगा? जहाँ पे LM और IS दोनों equilibrium में. LM equation भी equilibrium में और IS equation दोनों equilibrium में होने चाहिए. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ से तो हमारी सीधी सीधी y इज इक्वल्स टू 3000 LM इक्वेशन है, और ये इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू 1/0.52 इंटू 3000 minus 8i. This is what we have, right? So yes, equating it. So I'll just put this number here. I'll get 3000 into 0.52 is equals to 3000 minus 8i, correct? And then we can just do this. It'll be 8i is equals to, ये 3000 हम लोग कॉमन ले लेंगे और इधर आ जाएगा 1 minus 0.52. Correct. What that gives me is 8i is equals to 3000 times, this will give me 48 divided by 100. Okay, and what does this give me? This gives me 6, and then I is equals to this and this. And what is this? Did I do something wrong? Uh, no, it seems okay. This is I turns out to be 180. I is coming out to be 180. Correct. I is coming out to be 180. ठीक है. Yeah, that seems fine. ठीक है. तो हमारा equilibrium level of y is 3000. Yeah, equilibrium level of y is 3000 and I is equals to 180. This is what we have. ठीक है, ये equilibrium level of y और I हो गए. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? व्हाट स्पेशल केस डज द LM लाइन रिप्रेजेंट? एक्सप्लेन. सो यहाँ पे देखो ना, LM लाइन जो है वो क्या है? y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो LM लाइन जो है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे y देखोगे और अगर यहाँ पे I देखोगे, तो यहाँ पे लाइन LM लाइन किस तरीके की है कि भाई ये 3000 वैल्यू है, करेक्ट? और आपकी IS इक्वेशन इज
डाउनवर्ड स्लोपिंग. सो इट इज लेट्स से समथिंग लाइक दिस. और ये जो आपका इक्विलिब्रियम है ये यहाँ पे 180 पे हो रहा है. तो ये आपकी IS लाइन है, ये आपकी LM लाइन है. तो ये जो LM लाइन का केस बन रहा है ये कौन सा केस है? ठीक है. तो हमारे पास LM के दो एक्सट्रीम केसेस जो हमें देखने को मिलते हैं. वन इज लिक्विडिटी ट्रैप and the other one is the classical case. क्लासिकल केस में जो LM कर्व है वो क्या होता है? वर्टिकल. एंड लिक्विडिटी ट्रैप के केस में इट इज हॉरिजॉन्टल. राइट. सो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन देखने को मिल रही है आपको? क्लासिकल केस. तो ये जो LM कर्व है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्लासिकल केस. जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हमें देखने को मिलता है कि आपकी आउटपुट एक तरीके से फिक्स हो जाती है. ठीक है. So yeah, this is the scenario that we have here. And then what is the next part that is saying? Next part number 5th, it is saying that agar नई equilibrium income, basically find the new equilibrium income and interest rate if the real money supply reduces to 810. So जो real money supply थी M by P, rather than being 900, it becomes what? It becomes 810. तो क्या होगा? तो देखो मेरी IS इक्वेशन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है. The only impact that is there is on the LM equation. So rather than this being 900, it is just 810. So let's see what happens. तो आप सिंपली यहाँ से ये देख सकते हो कि now when M by P is equals to 810, my LM equation will give me what? LM के basis पे हम लोग क्या करेंगे? ये जो M by P है that should be equal to what? This 810 will be equal to 0.3 times Y. अब यहाँ से y जो है वो क्या हो जाएगा? 810 divided by 3 into 10. This gives me what? 27. And then y is 2700. This is my y. ठीक है. Now, just incorporating this y in here to find the value of I. I की value find करने के लिए आप इसको incorporate कर सकते हो. So that gives you. So ये वाली y वैल्यू आप यहाँ पे incorporate कर सकते हो. And then what do you get? So this is 2700 times 0.52 is equals to 3000 minus 8i. That gives you 8i is equals to 3000 times, sorry, minus. अब इसमें डेसिमल अगर आप रिमूव करते हो तो ये 27 into 52 हो जाता है. And what does that give you? So if we see the calculator, what do you get? So the procedure is simple. It's just that you need to remember the concept कि IS क्या हो रहा है, IS को क्या हो रहा है, LM को क्या हो रहा है, and all of that. Okay. So this is 27 times 52 and then 3000. So we have 1596 left, and then we'll just divide it by 8, and that gives me 199.5. I becomes 199.5. Okay, this is the I that we get here. So the equilibrium level of interest rate goes up, income goes down. Okay. And ideally अगर आप देखोगे तो क्या होना चाहिए? पहले ऐसी सिचुएशन थी, अब क्या हुआ? अब आपका ये M by P थोड़ा कम हो गया. ठीक है. If M by P goes down, LM curve shifts to the left. So your interest rate, equilibrium interest rate has gone up and your income has gone down. Okay, so these are the two changes that have happened, and which is essentially what we are seeing here as well. So ये हो गया. ठीक है. उसके बाद now find the new equilibrium if, now again one more change. Find the new equilibrium if the government expenditure increases to 2500 with real money supply at 900. So I mean, this is great that they are specifically mentioning this. Otherwise, most of the time they keep us confused कि हमें मनी सप्लाई 900 लेनी है या 810 लेनी है, because typically क्या होता है, ये स्टेटमेंट ये लोग देते ही नहीं है. And then you are confused. Should I take it 810? Should I take it 900?
And obviously, yes, this is a vague way of asking the questions, but now, I mean, I'm really happy that they've specifically mentioned it. So नई इक्विलिब्रियम बतानी है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीजेस टू, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीजेस टू, इट्स नॉट इंक्रीजेस बाय, सो एग्जैक्टली किस अमाउंट पे पहुंच गया है, दैट इज समथिंग दैट देव टोल्ड अस, एंड दैट इज बेसिकली ऑल. अगर आपकी रियल मनी सप्लाई जो है वो 900 है, जो पहले 900 थी, तो उसके बेसिस पे देखो हमारी एलएम इक्वेशन को क्या होगा. सीधी सीधी बात है, जो मेरी एलएम इक्वेशन है वही बता रही है कि वाई क्या हो रहा है. ठीक है, तो अगर वो 900 है तो हमारी वाई वही रहेगी जो एलएम इक्वेशन में बता रखी है. ठीक है, तो एलएम इक्वेशन तो एज इट इज रहती है. वो कौन सा केस, जो 900 वाला केस था, तो मेरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो 3000 ही रहेगी. ठीक है, सो इन दिस पार्ट वाई इज 3000 ओनली. Which part is this? This is part number 6. This is part number 5. This is part number 4. And then there are other parts, A, B, C. Okay, fine. हाँ, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब जो हमें आईएस कर्व में चेंज करना है वो ये है. देखो, अब आईएस कर्व की सिचुएशन क्या थी कि देखो हम लोग जो है ये पूरा एनालिसिस कर रहे थे, राइट. दिस इज द एंटायर एनालिसिस दैट वी वर डूइंग. Earlier, the G amount was 2000. So now if instead of 2000, it becomes 2500, तो क्या होगा, ये अमाउंट 500 से बढ़ जाएगा. 3000 की जगह 3500 हो जाएगा. That's the only change that happens here. 3500, 3500. That's all. Okay, 3500. So what is my Y value here? 3500 minus 8i divided by 1 upon 0.52. This is my आईएस इक्वेशन, न्यू सिचुएशन. ठीक है, अब आप सिंपली क्या कर दो, आपकी वाई वैल्यू तो हमें पता ही है, दिस इज एलएम के हिसाब से जो नंबर है. अब आप ये इक्वेशन यहाँ पे पुट अप कर दो और आपका नंबर क्या आ जाएगा. दिस इज 3000 इज इक्वल्स टू, इसको मैं 0.52 से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ. दिस इज 3500 माइनस 8i. सो दिस इज 8i इज इक्वल्स टू 3500 minus 30 into 52, and that is 30 into 52 minus 3500. That's the only change now. 3500 yeah, so that gives me 1940, and then I just need to divide it by 8. That gives me 242.5. This is how the I has changed. I has become this, and Y is this. This is your equilibrium level of Y, and this is your equilibrium level of interest rate. Okay, so this is how we have to proceed with this one. All right, so yeah, this is all for this. This is question number 3. Okay, if you know what is the equation, what is the logic behind it, then whatever sort of modification that they give you, it's not going to be a problem for us. Okay, chalo, let's move on to question number 4. First, you have to explain the Fisher's quantity theory of money. So that's theoretical part. You please do that. उसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है, income is 1000 units, money supply is 400 units, and also velocity of circulation of money is 5. So you have to calculate the aggregate price level. So हमारी equation क्या होती है, P times Y is equals to M times V, right? This is what we have, correct? तो हमें क्या दिया हुआ है, या
We are given all of this. Income here refers to Y. Money supply refers to M here. Velocity refers to V here. And then we have to tell what is P. So we have all the values just substituted. P is equals to M is 400 into V is 5 divided by output is 1000. So what does this become? 2000 divided by 1000. So P is 2 in this particular case. Okay. So this is how we have to do this. The main question was the theoretical question. This is just a small application of that. Okay. Question number 5. Question number 5 क्या बोल रहा है? What is the formula for money multiplier in an economy where theta is the reserve ratio? ठीक है, and C is the proportion of money that is held in currency. So typically जो हम लोग हमारा डिस्कशन हुआ है उसमें जो नोटेशंस है वही मेंटेन किए हुए हैं. अब उसके बेसिस पे यू जस्ट हैव टू टेल द फॉर्मूला एंड इट वाज स्पेसिफिकली रिटन इन द एग्जाम दैट देयर इज नो डेरिवेशन व्हिच इज नीडेड फॉर दिस. They specifically mentioned it. So I really like the way things are clarified over there. So there is no confusion. But yeah, as far as the formula is concerned, it will be 1 upon C plus theta times 1 minus C. ये हमारा डेरिवेशन किस तरीके से होता है? जब हम लोग सेंट्रल बैंक मनी डिमांड, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई, जो मॉनेटरी बेस है उसको इक्वेट करते हैं तो हमारा ये नंबर निकल के आता है. ठीक है, दिस इज द मनी मल्टीप्लायर इन दैट पर्टिकुलर केस. So we had to write the formula. That was the first part. Next is an increase in theta or an increase in C reduces the money multiplier. तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो मनी मल्टीप्लायर कम होता है, और सी की वैल्यू भी अगर बढ़ेगी तो भी मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है, मनी मल्टीप्लायर रिड्यूस होता है. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट से आप अग्री करते हो या नहीं? तो लेट्स सी. तो देखो, अब यहाँ पे ना इम्पैक्ट को अगर हमें ये देखना है, पहले तो देखो, पहले एक एक चीज करके देखते हैं. अगर सपोज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है, सो इफ थीटा इज इंक्रीजिंग देन व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? तो देखो, आप इस चीज को देखो. ये सी की कोई भी वैल्यू थी तो ये कोई एक नंबर था, ये भी कोई एक नंबर था. थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एक बड़ा नंबर टाइम्स वट एवर इट वॉज, तो ये ओवरऑल नंबर बढ़ गया. इसमें ये ऐड किया तो ओवरऑल पहले जो ये नंबर हुआ करता था उससे तो बड़ा ही हो गया. तो अगर आपका डिनोमिनेटर एक्सपैंड होता है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाता है तो ओवरऑल नंबर डिक्रीजेस, राइट? सो यूजिंग दैट लॉजिक वी कैन से दैट यस, दी मनी मल्टीप्लायर डिक्रीजेस. ठीक है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया एंड दिस इज व्हाट हैपेंड. ओके, नाउ द अदर एस्पेक्ट वाज कि सी बढ़ने से क्या होगा. तो अब देखो, दो जगह है, सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. तो रादर देन गेटिंग कंफ्यूज्ड, you can just isolate C at one place and then analyze its impact. तो देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1 upon C plus theta minus theta times C, इस तरीके से लिखा हुआ है. इसमें से मैं अगर C सिर्फ एक जगह रखूं तो क्या हो जाएगा? 1 minus theta plus theta. This is what I have. This is what I have, right? अब इसमें भी यही लॉजिक है जो यहाँ वाला लॉजिक था. क्या क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि अगर सी वैल्यू बढ़ती है तो ये पूरा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा. ये प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा. डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल नंबर इज स्मॉलर. ठीक है, सो व्हेन सी इंक्रीजेस, yes, the money multiplier decreases. So we agree with the statements that they've made, and we can explain using these things that we have done here. Okay, so this is your question number 5. Moving on to question number 6. Let's see. Question number 6 क्या बोल रहा है? So although there was no numerical on it, but like I thought we should understand how to proceed with this in a basic way. Higher responsiveness, the higher the responsiveness of demand for real balance to changes in interest rate, the more effective is an increase in government spending in raising output. तो पहले तो देखो, पहले ये स्टेटमेंट समझना जरूरी है. स्टेटमेंट में लिखा क्या हुआ है? higher responsiveness of demand for real balance to changes in interest rate. तो देखो, हमारी डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस जो है, जो हमारी एलएम इक्वेशन में आती है,
ठीक है। डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस क्या है हमारा, k टाइम्स y माइनस h टाइम्स i। ये हमारी डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस है पूरी, और इसको हम लोग m/p के बराबर रखते हैं। करेक्ट, दिस इज व्हाट वी डू। तो हायर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, व्हाट डज दैट मीन, और ऑल दे आर सेइंग इज ये जो h वैल्यू है, इंटरेस्ट रेट बदलने पे मनी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस इज व्हाट h इज। सो हियर द वे दे हैव रिटन दिस, इट मींस कि h की वैल्यू हाई होने से क्या इम्पैक्ट होता है, ये इनका मुद्दा है। ठीक है, तो h इंक्रीजेस, हायर वैल्यू मतलब h इज इंक्रीज है ये वाला कंपोनेंट। अगर h इंक्रीज होता है तो क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो बढ़ना होता है उससे जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा होता है, दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव। ठीक है, तो अब देखो, अब एक तो नॉर्मल सिनेरियो है, पहले तो नॉर्मल सिनेरियो देखो। इस तरीके की सिचुएशंस में देखो, ये IS कर्व है, ये LM कर्व है। ठीक है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज नॉर्मल। सो यू आर एट दिस प्लेस, ओके। एंड इफ यू इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सो देन व्हाट विल हैपन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज द नॉर्मल सिनेरियो कि कोई एक गिवन वैल्यू ऑफ h थी। नाउ वी हैव टू एनालाइज कि अगर सपोज h की वैल्यू बड़ी होती, देन व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट वुड हैव हैपेंड। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। तो इसके लिए मुझे ये देखना है कि जब h वैल्यू हाई होती है तो मेरे LM कर्व को क्या होता है, इज माई LM कर्व समथिंग लाइक दिस, और इज माई LM कर्व समथिंग लाइक दिस। व्हाट हैपेंस टू माई LM कर्व, सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, मैं किस LM कर्व की स्लोप को क्या हुआ। ठीक है, तो स्लोप को देखने से पहले आप आराम से यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे y है। करेक्ट, आपको जब भी हमेशा स्लोप अगर देखनी है, स्लोप देखने का हमेशा जो तरीका है वो क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, इंटरेस्ट रेट, तो दिस इज y। व्हाट इज दिस, दिस इज x एक्सिस। So you have to convert your equation in this form. Y is equals to mx plus c. इस फॉर्म में आपको अपनी इक्वेशन कन्वर्ट करनी है, एंड देन वॉट एवर इज द कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ x, दैट इज योर स्लोप। ये तरीका अगर आप अपनाओगे तो यू आर नेवर गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक। ठीक है, some students do have trouble in terms of slope, so rather than remembering, हो सकता है आप याद कर लो, that is great, but if you do not are not able to remember this, this is how you can proceed। ठीक है, तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं इसको सिंपली किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, इस फॉर्म में जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, m/p इज इक्वल्स टू k टाइम्स x माइनस h टाइम्स y। सो मुझे सिर्फ y चाहिए, तो hy इज इक्वल्स टू k times x minus m by p, and then y is equals to k by h times x minus m by p times 1 by h. This is what happened, right? So ये देखो ना, y m, ये m हो गया, ये x हो गया, ये c पार्ट हो गया। ठीक है, तो मेरा स्लोप क्या हो गया एक्चुअली, k by h। स्लोप ऑफ LM कर्व इज k by h। तो अगर h वैल्यू बड़ी होती है, if h value goes high, if h value increases, h value बढ़ने से क्या होगा, h value बढ़ने से overall slope will go down। slope will go down मतलब LM curve will become flatter। तो flatter माने something like this। ठीक है, तो IS में जो चेंज होना था वो तो उतना ही है, बट अभी देखो, पहले तुम्हारी इनकम इंक्रीज कितनी हो रही थी, इतनी, अब तुम्हारी इनकम इंक्रीज कितनी हो रही है, इतनी। So yes, the impact of the increase in government expenditure is higher when my H value was higher. So higher H value is leading to higher impact of increase in government expenditure on the output. क्यों, क्योंकि output ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे, correct? So this is how we have to analyze this particular scenario and explain this thing. ठीक है? I hope this is fine. सो इफ यू लाइक, कोई भी ऐसा स्लोप याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो जस्ट डू दिस फिनोमेना
एंड स्लोप इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू हाउ यू ड्रॉ द ग्राफ. यहाँ पे जो y है दैट इज योर y हियर, यहाँ पे जो x है वो आपका x है. वरना टिपिकली वी हैव अ नेचुरल टेम्पटेशन ऑफ राइटिंग y इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग समथिंग. सो फिर हम लोग स्लोप का उल्टा आंसर दे देंगे. सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है. So this is question number 6. Let's move on to question number 7. What is question number 7 saying? Question number 7 is this. आपको बहुत सारी चीजें दे दी. C is equals to 20 plus 0.8 YD. This is I. Investment is 50. Tax is 10. ये रेट नहीं है, ये अमाउंट है. G is 20. Find the equilibrium level of national income. Find the equilibrium levels of consumption and saving. Show the equality of leakages and injections, and also calculate the new equilibrium income if the tax revenue is increased. If the new equilibrium income, if tax revenue is increased by 10, अगर tax revenue 10 units increase होगा तो overall what really happened. So let's see now. So this is question number 7. ठीक है, चलो. So मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे equilibrium level of income अगर निकालनी है, so I have to do what? Y is equals to C plus I plus G. This is what I have to do. What is my C here? C is 20 plus 0.8. YD. YD मतलब डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जो आप खर्च कर सकते हो. तो जो आपकी एक्चुअल इनकम है उसमें से सरकार को टैक्सेस देने के बाद जो भी बच गया वो आप खर्च कर सकते हो. ठीक है. प्लस आई प्लस जी. सो दिस इज व्हाट वी डू. नाउ वाई इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 टाइम्स वाई minus tax is 10 units, investment is 50 units, government spending is 20 units. So what is my y here? 20, 50 and 20. That definitely is 90. ये तो 90 हो गया. Plus 0.8 y, और 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So that gives us 8. So this is nothing but this is 0.2 y, and then this is 82. Okay. So this is 82. And then what do I finally have? Is 410. So my equilibrium level of income is 410. So that is my first part. 410 is the equilibrium level of income. उसके बाद अगला पार्ट बोला है कि आपको equilibrium level of consumption and savings बतानी है. ठीक है. So this is part number A. Now for doing part number D, what will you do? आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन और सेविंग्स बतानी है. ठीक है. तो क्या होगा यहाँ पे? कंजम्पशन इज गिवन बाय 20. Yes, this is 20, and then plus 0.8 times YD. What is YD? YD was, मेरा Y कितना था? मेरा Y जो है, जो हमने कैलकुलेट किया है 410, माइनस जो हमने टैक्स दी है विच इज 10. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? 20 प्लस 0.8. दिस मच इज व्हाट? 400. सो व्हाट इज दिस? 20 प्लस 320. Yes, this is 320, and 320 plus 20, that gives me 340. So this is my consumption. ये मेरा कंजम्पशन वाला हिस्सा है. ठीक है. दिस इज माई कंजम्पशन पार्ट. The next thing that we have is the savings component. So savings कितनी होगी? तो बेसिकली आप दो तरीके अपना सकते हो कि जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है बाई डी, वो दो हिस्सों में जाएगी. या तो सेविंग्स प्लस कंजम्पशन. डिस्पोजेबल इनकम मेरी 410 में से कितना माइनस किया हमने? 10, विच इज 400. तो मेरा कंजम्पशन आया 340. तो मेरा सेविंग्स कितना आएगा? सेविंग्स इज इक्वल्स टू 60. So this is what you have. This is your savings component. ठीक है. So savings is this much. 60 units is the saving.
ऑलराइट, सो दिस इज देयर, सेविंग्स हो गया, कंजम्पशन हो गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर सी बोल रहा है शो द इक्वालिटी ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। सिस्टम में से लीकेज क्या हो रहा है और सिस्टम में इंजेक्ट क्या चीज हो रही है, ठीक है। सो लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या हो गए यहाँ पे, ठीक है। Injections would mean what are the things that are getting pumped into the economy, ठीक है। क्या चीजें इकोनॉमी से पंप, इकोनॉमी के अंदर आप पंप कर रहे हो। तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाला हिस्सा है वो, और जो इन्वेस्टमेंट्स है दैट इज गेटिंग पम्प्ड इनटू द इकोनॉमी, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग इन्वेस्टेड। सो आई और जी दोनों का कंबाइंड जो इम्पैक्ट है, आई और जी, दैट इज द इंजेक्शंस, राइट। सो व्हाट आर द इंजेक्शंस? I plus G, which is how much? 70. Correct. And then what are the leakages? कौन सी चीजें सिस्टम से बाहर निकल रही है, लाइक जो डिमांड का हिस्सा नहीं बन रही। एक तो आप जो सेविंग कर रहे हो वो आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो और एग्रीगेट डिमांड का हिस्सा नहीं बन रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट एवर टैक्सेस यू आर पेइंग, that is directly going to the government, and not people are not being able to use that part, ठीक है। सो जो आपकी लीकेजेस हैं वो S प्लस टी है, ठीक है। आपका S कितना आया? 60। आपका टैक्स कितना था? 10। सो 60 प्लस 10 इज व्हाट? 70। And we just have to verify that whatever are the leakages, they are equal to the injections. So this is what we had to show, and we've shown this part, okay. This is part number C. Now part number D, calculate the new equilibrium income if tax revenue is increased by 10 units. Please note that there is an increase by 10 units. तो पहले जो टैक्स रेवेन्यू तुम कलेक्ट कर रहे थे उस पे 10 यूनिट का इंक्रीमेंट है। सो पहले टैक्स 10 होने होता था, अब वो टैक्स जो है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 10 यूनिट्स। सो इट हैज गॉन अप टू व्हाट? इट हैज गॉन अप टू 20 यूनिट्स, ठीक है। सो the only change now that we will have here is this entire thing will be 20, ठीक है। सो अगर मैं इसी चीज को कंसिडर करूं, so this particular part. So now what happens? Y is equals to C, which is 20 plus 0.8 Y minus, my tax is 20 now. Okay. So instead of minus 10, I'll just do minus 20. So minus 20 into 0.8 will give me 16. And then investment is 50, government spending is 20. So everything is the same except for this. So this is again 90 minus 16. So 80 minus 6, and that is 74. Yeah. So I basically had to remove 8 more numbers from here. Correct. This is fine. So now when we do that, what do we get? This is 370. I think this is 370. Yes. So new equilibrium income comes out to be 370. Okay. So it wasn't really, very complicated, but just basic thing. Demand equals to output. Aggregate demand should be equal to output. And then whatever tweaks, जो भी tweaks हो रहे हैं, उसको आप appropriately करते रहो, ठीक है? So yeah, this is what we have here. Yeah, okay. Moving on to question number 8 now. Question number 8 पे चलते हैं। क्या क्या दिया हुआ है आपको? So given that money supply is 1000, output is 50,000, money demand is 0.1 times y divided by I. Okay. So ये मनी डिमांड का इन्होंने डायग्राम मतलब मनी डिमांड का फॉर्मूला दे दिया, और मनी सप्लाई की वैल्यू दे दी, और आउटपुट की वैल्यू दे दी, सारी चीजें दे दी। वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट। तो पहला पार्ट ये है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट एंड ऑल्सो शो इट डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो चलो लेट्स सी। ओके। So equilibrium interest rate, where will equilibrium interest rate happens? Wherever your money supply is equals to your money demand, correct? So आप क्या करो, money supply कितनी है? 1000 equals to money demand कितनी है? 0.1 times y. Y कितना है? 50k, 50,000 divided by I, correct? तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये 5000 आ जाएगा, और नीचे आप 1000 से डिवाइड करोगे
सो व्हाट यू गेट इज 5, हमारा इंटरेस्ट रेट इज 5. ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट. व्हाट डज शोइंग इट डायग्रामेटिकली मीन? शोइंग इट डायग्रामेटिकली मीन्स कि आप एक मनी डिमांड कर्व बना लो. यहाँ पे आपके इंटरेस्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आपकी मनी डिमांड और मनी सप्लाई ड्रॉ हो जाएगी. मनी सप्लाई मेरी फिक्स है विच इज 1000, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. एंड देन अब ये जो डायग्राम है इसमें y का तो कोई कंपोनेंट नहीं है, तो मेरे को y की जो भी गिवन वैल्यू है उसके लिए ये चीजें करनी पड़ेंगी. तो मेरी जो एसेंशियली मनी डिमांड इक्वेशन है जो इस केस में बन जाएगी, दैट विल बी व्हाट, 5000 divided by I. This is what it will become. So as I is going up, MD will go down. So it will be a diagram which looks something like this. ठीक है, और ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पे चीजें हो रही है, that is at 5%. ठीक है, so this is the scenario. So showing it diagrammatically means this. All right. So now that being said, second thing, if the interest rate is 2%, how does the system move towards equilibrium? तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट 2% है, 2% होगा तो क्या होगा? डिमांड इज टू मच, मनी डिमांड इज टू मच, मनी सप्लाई इज लिमिटेड. यहाँ पे मनी डिमांड ज्यादा है, मनी सप्लाई इतनी है, सो देयर इज अ गैप, राइट? सो देयर इज एन एक्सेस डिमांड फॉर मनी. इफ देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर मनी, देन व्हाट हैपेंस? People need more money, right? This is essentially what is happening. So if that is the case, what will people start to do? People will start selling bonds and start converting it into money, correct? क्यों? क्योंकि अब now it's not very tempting to hold the bonds. क्यों? क्योंकि interest rate उतना अच्छा मिल नहीं रहा है. तो people will sell bonds. If that happens, जब bonds सेल करेंगे तो bonds की सप्लाई बढ़ जाएगी. तो किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसके प्राइसेस कम होते हैं, बॉन्ड प्राइसेस विल गो डाउन. सो इफ बॉन्ड प्राइसेस गो डाउन, बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? ऑपोजिट. सो इफ प्राइसेस आर फॉलिंग, इंटरेस्ट रेट विल गो अप. So interest rate will go up because of this particular tendency. Okay, so this is the scenario that we have. So we've explained this. Now part number 3, what is part number 3 saying? If the income increases by 60,000, okay, the income increases by, not to, इतनी बढ़ जाती है, what is the new equilibrium interest rate? Show this diagrammatically. So now instead of money demand being 5,000 by I 60,000, पहले for 50,000 था, अब 60,000 और ऐड हो गया है, तो टोटल कितना हो गया? 1,10,000. उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बेसिकली 11,000. करेक्ट, 11,000 डिवाइडेड बाय आई, ये हो गया. तो basically what really happened is at any given level of interest rate, now your money demand is high. तो एक तरीके से क्या हो गया होगा आपका? डायग्रामेटिकली शो करने का मतलब क्या है? अब आप थोड़ी हायर लेवल पे चले गए हो क्या? फॉर ए गिवन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, नाउ योर मनी डिमांड इज हायर, विच इज करेक्ट. तो योर इक्विलिब्रियम विल बी समवेयर एट अ हायर लेवल. ठीक है, अब वो यहाँ पे एक्चुअली किस अमाउंट पे हो रहा है वो हम लोग देख लेते हैं. सो मनी डिमांड इज 11,000 डिवाइडेड बाय आई, and that should be equal to money supply which is 1000. So this 3 and then this 3, so I becomes 11% हो जाएगा हमारा यहाँ पे. So this becomes 11. ठीक है, so this is how we can represent it on the diagram and also solve it manually. ठीक है, yeah, this we already did. Okay, yeah, sorry. We just did part number 3. We haven't done part number 4. What is part number 4 saying? Part number 4 is saying that if the income increases by 60,000, income 60,000 से बढ़ गई है, and the central bank wants to keep the interest rate unchanged. Central bank चाहता है कि उसको interest rate नहीं change करना. तो जो वो पहले 5% इंटरेस्ट था, अभी भी उसको 5% इंटरेस्ट चाहिए. तो उसको कितनी मनी सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी? उसको अपनी मनी सप्लाई कितनी चेंज करनी पड़ेगी? सो बेसिकली आइडिया क्या है कि आपकी इनकम बढ़ गई है तो आपका मनी डिमांड को ये हो रहा है, योर मनी डिमांड इज दिस, करेक्ट? एंड व्हाट डू यू वांट? यू वांट कि आपका इंटरेस्ट रेट 5% ही रहे. तो मनी डिमांड नहीं हो गई है, आप चाहते हो इंटरेस्ट रेट सेम हो. तो अब इन्होंने आपसे सवाल पूछा कि अब आप मनी सप्लाई को क्या करो? तो सोचो ना कि अगर मेरी मनी सप्लाई ये हो जाए, अगर ये मेरी मनी सप्लाई हो जाए, अमाउंट हम लोग फिगर आउट करेंगे, अगर ये मेरी मनी सप्लाई हो जाए और मेरी नई मनी डिमांड ये है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो 5% पे ही होगा. तो इसको डायग्रामेटिकली शो करने का तो मतलब ये है जो हमने यहाँ पे अभी ये इस तरीके से शो किया. दिस वन, दिस इज व्हेन
Even after increasing in money supply, the interest rate is 5 only. So this is change in money supply. This was the change in money demand. ठीक है, अब कितना अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट वी कैन सी. सो व्हाट डू वी वांट इंटरेस्ट रेट टू बी 5%. तो आपकी मनी सप्लाई और मनी डिमांड बराबर होनी चाहिए. हमारी मनी डिमांड कितनी है, 11,000 डिवाइडेड बाय आई. मेरे को आई कितना चाहिए, आई वांट आई टू बी 5. तो ये एम एस मनी सप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे. हमारी यहाँ पे मनी सप्लाई 1,000 थी, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2,2,0,0, दिस मच. ठीक है. एंड ऑल्सो गाइज जस्ट वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई. अब ये देखो यहाँ पे परसेंट है नहीं है, ये हम अभी परसेंट लिखते नहीं है. इट्स गुड नॉट टू राइट परसेंट. क्यों, क्योंकि जब आपने इसको सॉल्व किया था तब आपके पास आई की वैल्यू आई थी क्या, कि हमारे पास आई की वैल्यू आ गई 5. ठीक है. तो आई वोंट सडनली स्टार्ट यूजिंग आई इज इक्वल टू 0.05. दैट विल बी रॉन्ग. मेरा आई 5 था तो आई जस्ट कीप इट 5. Some people might have a tendency to think कि okay if it is 5 so let's use 0.05. No, we don't have to do that. ये आपका आंसर 5 निकल के आया आई का. अब आपको आई यही चाहिए 5. और उस बेसिस पे अब आप देख रहे हो कि कितनी मनी सप्लाई आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी. सो दैट टर्न्स आउट टू बी 2,200. सो ये जो नंबर है, जैसे यहाँ पे ये कितना नंबर था, ये 1,000 था मनी सप्लाई, ये वाला नंबर 1,000 था, ये हो गया 2,200. ठीक है. This is essentially how the entire thing is going. Okay. So yeah, this is question number 8. Diagrammatically भी show कर दिया है और solve भी कर दिया है. ठीक है. That being said, let's move on to the last problem, which is question number 9, जहाँ पे एक टेबल दी हुई है, GDP, deflator, ये वो, real GDP, all of this we have to figure out. ठीक है. चलो, so one by one let's start. क्या क्या दिया हुआ है. गुड्स हैं, 3 गुड्स हैं, जिसकी बेस ईयर में क्वांटिटी क्या थी वो बता दी, उसका बेस ईयर में प्राइस क्या था वो बता दिया. फिर इन्हीं गुड्स की आज के दिन क्वांटिटी, करंट टाइम पे कितनी क्वांटिटी होगी, करंट टाइम पे प्राइस कितना हो गया, वो सब भी बता दिया. सॉर्टेड है, वेरी नाइस. अब आपको पहला सवाल क्या पूछा है, नॉमिनल जीडीपी बतानी है इन द करंट ईयर एंड इन द बेस ईयर. कंप्यूट द ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी. तो जब भी आप नॉमिनल जीडीपी निकालते हो तो जिस साल के आप प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज यूज करते हो उसी साल का प्राइस कंसिडर किया जाता है. नॉमिनल जीडीपी निकालते टाइम ये किया जाता है. सो पार्ट नंबर 1 में जब हम लोग नॉमिनल जीडीपी, सो बेस ईयर नॉमिनल जीडीपी, अगर मैं निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, आई विल डू कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी और बेस ईयर में जो उसका प्राइस था वो. सो 20 इंटू 100 इज 2,000 प्लस 45 इंटू 200 इज this is 90 and then 0 0 plus 30 into 300. 30 into 300 बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर की जो प्रोडक्ट है वो सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज 30 इंटू 300 अगेन इज 9,000. सो ये कितना हो गया, 9,000, 9,000, 18,000 एंड देन दिस इज 20,000, 20K. ओके, 20,000. नाउ बेस करंट ईयर की नॉमिनल जीडीपी क्या होगी, करंट ईयर नॉमिनल जीडीपी. तो करंट ईयर की नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, करंट ईयर के प्राइसेस और करंट ईयर के प्रोडक्ट्स. अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो. यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस, ये इन दोनों का क्रॉस करना है आपको. ठीक है. तो क्या होगा, ये 25 इंटू 100 विच इज 2,500 प्लस दिस 45 इंटू 35. नॉट अ गुड सिंपल कैलकुलेशन. 45 इंटू 35 दैट गिव्स मी 1,5,750 प्लस 35 into 250. 35 into 250. That gives me 8,750. Yeah. So how much then? So this plus 15,750 and then plus 2,500. So that gives me 27,000. ठीक है.
नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर में, नॉमिनल जीडीपी बेस ईयर में निकाल दिया। अब ग्रोथ रेट, कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ग्रोथ रेट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सो बेसिकली ग्रोथ रेट क्या होगा? ग्रोथ रेट विल बी, नॉमिनल जीडीपी करंट माइनस नॉमिनल जीडीपी बेस ईयर डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी बेस ईयर इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 27,000 में से 20,000 माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100। कितना हो जाएगा ये? देख लो भाई, 7 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, दैट गिव्स यू 535%। सो ग्रोथ रेट is 35%. So this is part number 1. Okay, ये part number 1 है। Now moving to part number 2। ये part number 1 हो गया। part number 2 क्या बोल रहा है? अब हमें रियल जीडीपी के बारे में बात करनी होगी। कैलकुलेट द रियल जीडीपी इन द करंट एंड बेस ईयर। जब आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हो, आप क्या लॉजिक समझते हो कि भाई मेरे को ये नहीं चाहिए कि बार बार प्राइसेस बढ़ रहे हो, उसका इम्पैक्ट मैं बार बार कंसिडर करूं। तो आपको ये एक बेस ईयर कंसिडर कर लेते हो। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, आप क्या करते रहते हो? आप बेस ईयर के प्राइसेस ही रखते हो, और जो क्वांटिटी बढ़ती रहती है उसको इनकॉर्पोरेट करते रहते हो। जैसे नॉमिनल जीडीपी में इस साल जो प्राइस है उसी को इस साल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। रियल जीडीपी निकालते टाइम आप क्या है, आप जो बेस ईयर फिक्स करना चाहो आप कर लो। फिर क्या करोगे आप कि सारे जो प्रोडक्शन है उसको एक ही पर्टिकुलर प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जस्ट टू फिगर आउट कि हम लोग सिर्फ वो चेंज देखना चाहते हैं जो क्वांटिटीज में चेंज हो रहा है। ठीक है, सो रियल जीडीपी निकालने का लॉजिक क्या है कि आप क्या करोगे, बेस प्राइसेस हमेशा फिक्स रखोगे, बेस प्राइसेस पे ही सारी वैल्यूएशंस करोगे। तो रियल जीडीपी जो है, रियल जीडीपी बेस ईयर में कैसे आएगी? बेस ईयर के प्राइसेस और बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। तो जो बेस ईयर होता है, बेस ईयर, जो भी बेस ईयर आपने फिक्स किया है उसमें जो नॉमिनल जीडीपी होती है और जो रियल जीडीपी होती है वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि बेस ईयर के प्राइस से ही तो मल्टीप्लाई करना है। तो पार्ट नंबर 2 जो है हमारा, उसमें बेस ईयर जो है, बेस ईयर रियल जीडीपी, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी इन द बेस ईयर। क्यों? क्योंकि आपको करना क्या है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, सो दैट विल गिव अस 20K, राइट? तो वो मैं डायरेक्टली 20K लिख रही हूँ। नाउ अब मुझे करंट ईयर में रियल जीडीपी निकालनी है, करंट ईयर में रियल जीडीपी निकालनी है। तो वो कैसे होगा? जो करंट ईयर के क्वांटिटी है वो, उसको मुझे बेस ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 25, 45 और 35 है, इसको मुझे बेस ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 100, 200, 300। 100, 200, 300। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। सो व्हाट इज दिस? 2500 प्लस दिस इज 9,000 and then plus this is 90,105,00, correct? Yes, that's what we have to do. So what do we get here? ये देखो 2.5K, ये 9K, और ये कितना हो गया? 10.5K। ये टोटल कितना हो गया? 11, 12, 13, 13,000 और 9,000 कितना होगा? 7 and 22K। दिस इज 22K, 22,000। दिस इज द रियल जीडीपी इन द करंट ईयर। ये हमको बताया है। उसके बाद हमें क्या करना था? तो ये दोनों चीजें तो हमने निकाल दी। कंप्यूट द ग्रोथ रेट। अगेन ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे? यहाँ जहां पे भी मैंने नॉमिनल लिखा है, नॉमिनल की जगह सिर्फ रियल आ जाएगा, दैट्स इट, दैट्स ऑल। ग्रोथ रेट रियल जीडीपी में जो भी है, दैट इज नथिंग बट
you just change this nominal to real. This is real, real, real. ठीक है, तो रियल कितना है 22K, नॉर्मल कितना था 20K डिवाइडेड बाय 20K इंटू 100. So what does that become? This is 2 divided by 20 into 100. So what does that give me? 10, right? So this is 10%. 10% growth in real GDP. Okay. So this is part number 2. Now moving on to part number 3. What is this saying? Part number 3 is saying आपको GDP deflator निकालना है. GDP deflator कैसे निकलता है? So you have to calculate the GDP using the GDP deflator. Using GDP deflator, calculate the percentage change in the price levels from the base year to the current year, approximate to 2 decimal places. ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करके प्राइस में जो चेंजेस हैं वो कितने आएंगे वो बताना है. ठीक है, तो देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है. जीडीपी डिफ्लेटर होता है क्या? आपकी नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी. ठीक है, इंटू 100. ओके, जो बेस ईयर है, बेस ईयर, बेस ईयर में जीडीपी डिफ्लेटर कितना है? ये तो करंट ईयर की बात है ना. तो करंट ईयर में नॉमिनल जीडीपी कितनी थी? 27,000. रियल जीडीपी कितनी थी? 22,000. करेक्ट. इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? ये 27 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100. सो हाउ मच इज दिस? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 27 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100. So that gives me 122.7272 like this. ठीक है, और जीडीपी डिफ्लेटर जो आपका बेस ईयर होता है उसमें क्या है? नॉमिनल जीडीपी इन द बेस ईयर डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इन द बेस ईयर. और हमें पता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इन द बेस ईयर दोनों सेम होती है, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाता है. तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर टू बिगिन विथ कितना होता है? 100. बेस ईयर में जो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू होती है 100 होती है. उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर ऊपर हुआ नीचे हुआ, दैट विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग टू द प्राइसेस. ठीक है, सो this is what is happening now. What was happening earlier? Earlier was it was 100. So price level कितने बड़े ये आप simply कैसे कर सकते हो? Ideally, what you would do is change in like basically GDP deflator now minus 100 divided by 100 into 100. ये पूरा प्रोसेस तो ऐसे ही करोगे, बट दिस इज सिंपली जस्ट सेइंग कि 100 में से माइनस कर लो. सो जो प्राइसेस हैं वो कितना राइज करेंगे? बाय जो आपका 100 में से डिफरेंस निकल के आएगा विच इज 22 पॉइंट. अब इसको इन्होंने क्या बोला है कि 2 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट भी करना है. सो दिस विल जस्ट बिकम 3. सो 22.73%. So prices increase by 22.73%, which is like inflation is this much. ठीक है, percentage change in price level from base to current year is this. ठीक है, so this is how we have to figure this out. Okay. All right. So that being said, we are done with all the questions. So this combination is from 2 papers. So there were 2 papers which were given for introductory macroeconomics. एक में सिर्फ introductory macro लिखा हुआ था और एक में for BA program, and in one of the paper it was written that this is introductory macro paper for BA major and non-major economics. So ये दोनों का combination जो है I've used to prepare this, and yeah, I hope this was helpful, and all the very best for your exams. Thank you so much. Take care.